Hello dear students. Okay, we start our lecture with question number 17 of exercise. The question is careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to 3 Newton into meter square per coulomb. So the flux is given as 8 into 10 raised to 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, तो फ्लक्स इज गिवन. तो इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स. जो बॉक्स है हमारा स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ? फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो. अगर आप यहाँ पे क्यू को सब्जेक्ट बना देते हो तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई? 8 इंटू 10 रेज टू 3 और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 8.85 10 रेज टू माइनस 12. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेटर में हम करते हैं 8 इंटू 8.85, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 70.8 माइनस 12 प्लस 3 बट ऑब्वियसली माइनस 9 कोलम. तो यहाँ पे आप 70.8 नैनो कूलम भी लिख सकते हो, या फिर अगर मैं 3 डिजिट मूव करता हूँ लेफ्ट साइड, देखो अभी यहाँ पे है पॉइंट 1 2 और एक और 3, तो 0.070 3 डिजिट मूव किया हमने, तो यहाँ पे 3 इंक्रीज होंगे तो माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 कूलम. तो उसको आप माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हो 0.0708. ठीक है, उसको आप माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हो. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन. ठीक है, जिसमें हमने चार्ज फाइंड करना था. अब हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. तो इन सेकेंड क्वेश्चन दे आस्क दैट if the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? रीजन भी बताना है. ओके, दे आस्क दैट अगर बॉक्स के अंदर चार्ज है या नहीं है वो हमें पता करना है पहले. तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर जीरो, अगर बॉक्स में से जो फ्लक्स है वो बाहर ही नहीं निकल रहा, जो फ्लक्स है वो बॉक्स में से बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो क्या आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो, क्या आप ऐसा बता सकते हो कि उसके अंदर चार्ज है या नहीं है? ओके, सोचिए जरा. अगर फ्लक्स जीरो रहेगा तो वो कब जीरो आ सकता है? ये हमारा फॉर्मूला है. वो कब जीरो आ सकता है? अगर हमारा चार्ज जीरो हुआ तो जीरो आ सकता है. और चार्ज जीरो होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है. चार्ज हो भी सकता है. अगर ये हमारा बॉक्स हुआ, सपोज ये हमारा बॉक्स है, अंदर सपोज +3 -3 कूलम भी हो सकते हैं. दोनों तो कैंसिल कर देंगे ना, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो जीरो आ गया, 0/ε0 जीरो. तो यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बता नहीं सकते कि अंदर चार्ज है कि नहीं है. ठीक है, चार्ज मे बी और मे नॉट बी. ओके, क्योंकि नेट चार्ज जीरो होगा तभी हमारा फ्लक्स जीरो आएगा. तो यहाँ पे अंदर का जो चार्ज है वो जीरो है, तभी हमारा फ्लक्स भी क्या हो रहा है? जीरो आ रहा है. ठीक है, तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अंदर चार्ज जीरो ही है मतलब चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. सॉरी, चार्ज अंदर नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते. चार्ज हो सकता है, लेकिन कैसा चार्ज होना चाहिए? जितना चार्ज हमारा पॉजिटिव है उतना चार्ज हमारा नेगेटिव भी होना चाहिए, तो ही दोनों का एडिशन होके हमारा आंसर जीरो आएगा. ठीक है, और तभी हमारा फ्लक्स जीरो हो पाएगा. तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन. तो 17 नंबर के क्वेश्चन के बाद 16 आएगा, फिर 15 करेंगे, लेकिन 16 जो है वो 15 के बेस्ड है. तो पहले हम 15 करेंगे फिर हम 16 करेंगे. तो पहले हम 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो देखो 15 नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोला है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो क्वेश्चन देखो,
वहां पे हमें ऐसा बोला है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन के पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम है। ओके, सेकेंड बी क्वेश्चन। तो पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम सेकंड करेंगे। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। हम एक काम करते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की बजाय पहले हम फर्स्ट वाला कर देंगे, वो हो जाए उसके बाद हम सेकंड को पढ़ के सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के जरिए प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z, x y z। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लेन है हमारा, कहाँ पे है प्लेन, yz में। तो ये हमारा y और ये z, तो वहाँ पे मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँगा। यस, ये हमारा एक प्लेन हो गया। ठीक है, अब क्योंकि प्लेन ऐसे है तो उसका वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ ले लेते हैं, उसका एरिया बाहर की तरफ आया। और आप क्वेश्चन में एक चीज और नोट कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे हमारा आई कैप दिखाया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान पे रखना है। और ये हमारा एरिया है, एरिया वेक्टर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंगल यहाँ पे 0 बन रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लक्स फॉर्मूला। फ्लक्स फॉर्मूला हमारा है फाई इज इक्वल टू ई डॉट सरफेस एरिया डेल्टा एस। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस निकाल देता हूँ तो एंगल बनेगा हमारा थीटा, और थीटा एंगल हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो कॉस 0 हम लिख लेते हैं, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ई डेल्टा एस एरिया। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × 10⁻³ और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं सरफेस एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ एल स्क्वायर। कितना दिया है हमें, यहाँ पे साइड कितना था हमारा क्वेश्चन में, अगर आप देखो तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर था, तो मीटर में करेंगे तो 0.10 × 0.10। और अगर आप 0.10 × 0.10 मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या आएगा, 0.01। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए हमें यूनिट भी लिखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा एरिया की जगह। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³, एरिया हमारा 0.01। ठीक है, सो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0.01 × 3, तो 0.03 × 10⁻³ अगर हम डिजिट मूव करेंगे वहां पे तो 1 डिजिट अगर हम मूव कर रहे हैं तो 1 2 और 3 डिजिट मूव कर दिए तो हमारा 30 आंसर आ गया। और यूनिट क्या आता है हमारा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फॉर फर्स्ट केस। ये हमारा फर्स्ट केस था और उसके लिए हमने उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, वापस से क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अभी जो हमारा प्लेन है वो थोड़ा टिल्ट हो गया है, इसी तरह टिल्ट हुआ है जिस तरह वो उसका जो एरिया आएगा, वो एरिया हमारा जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके साथ ही कितना एंगल फॉर्म करे, 60 डिग्री एंगल फॉर्म करे। ठीक है, तो अब हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो हियर फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी दैट
एंगल इज 60 डिग्री। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा 3 × 10⁻³ एरिया कितना आएगा हमारा, एरिया हमारा पिछली बार 0.01 आया था, ये देखो तो 0.01 और डेल्टा कॉस थीटा हमारा यहाँ पे 60 बन रहा है, कॉस 60। तो 3 × 0.03 ये हमारा 3 है यहाँ पे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 डिजिट मूव कर लेते हैं, 1 2 और 3। तो 3 × 10 30 और कॉस 60 कितना आएगा 1/2, बट ऑब्वियसली तो 30/2 हमारा क्या हो गया 15 हो गया। तो अगर हम उसको 60 डिग्री पे टिल्ट करते हैं तो फ्लक्स विल बी हाफ, हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझना है और फॉर्मूला में वैल्यू रख देनी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभी जो हमने 50 नंबर का क्वेश्चन किया उस पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन भी, तो और अच्छे से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक क्या करना है, एक क्यूब कंसीडर करना है जिसकी साइड कितनी हो, यस उसकी साइड 20 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर हो गया, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है हमारा, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0, नो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि फ्लक्स ऑलवेज शुड बी 0 फॉर एनी एनक्लोज्ड सरफेसेस। किसी भी एनक्लोज सरफेसेस की वजह से हमारा फ्लक्स 0 ही आना चाहिए, अगर कंडीशन है अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही हो उतनी बाहर भी निकल रही हो। तो चार्ज अंदर होता तो 0 नहीं आता, यहाँ पे चार्ज बाहर है, चार्ज बाहर है इसलिए जितनी लाइन अंदर एंटर कर रही है आप देख सकते हो उतनी ही लाइन बाहर निकल भी रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, नो फ्लक्स associated with this cubical body। रीजन मैंने बता दिया आपको, बिकॉज नंबर ऑफ लाइन इमर्जिंग एंड नंबर ऑफ एंटरिंग लाइंस आर सेम। ठीक है, दैट्स वाई फ्लक्स विल बी 0। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो 15 तो हो गया, हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, figure shows track of 3 charged particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of the 3 charges. Which particle has the highest charge to the mass ratio? कौन से पार्टिकल का चार्ज अपन मास का रेशियो हाईएस्ट है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारी अपर प्लेट, ये लोअर प्लेट। अपर प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पे हमारा चार्ज नेगेटिव चार्ज है, और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हमें बताई हुई है। ठीक है, ये 3 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पे बताई हुई है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो जो पॉजिटिव प्लेट है हमारी उस तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट करता है, बट ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो हियर फर्स्ट एंड सेकेंड चार्जेस आर नेगेटिव, वो दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और जो थर्ड चार्ज है हमारा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करे तो वो कौन सा होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड थर्ड चार्ज शुड बी
पॉजिटिव। ओके, अब हमें बताना है कि किसका चार्ज अपन मास रेशियो हाईएस्ट आएगा। यहाँ पे हम डिराइव कर सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू लेंगे, फिर एम ए लेंगे, फिर ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्यू ई अपन एम हो जाएगा। फिर हम अपना जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे आप रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एक एडिशनल एक्सरसाइज का 1.33 है। ओके, तो उसमें भी हम ये दे सकते हैं चीज़। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रिलेशन आया डिस्प्लेसमेंट के साथ, चार्ज अपन मास, यानी कि ई अपॉन एम आया। यानी कि चार्ज अपन मास का रेशियो कब ज़्यादा होगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो डायग्राम देख के आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा है, यहीं से ये घूम रहा है, डेविएट हो रहा है। थर्ड पार्टिकल इज डेविएट फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग पॉइंट, यहाँ से डेविएट हो रहा है, सो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगा। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगा तो चार्ज बाय मास का रेशियो भी ज़्यादा आएगा। ये दोनों यहाँ से डेविएट हो रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम है कंपेयर टू दिस पार्टिकल, सो दिस हैव अ लीस्ट डेविएशन, सो आंसर विल बी आर थर्ड पार्टिकल। ओके, सो सबसे ज़्यादा चार्ज अपन मास का रेशियो किसका आएगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। और यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, थर्ड चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा था 14 नंबर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वहाँ तक के लिए बाय एवरीबॉडी।